गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके क्लास में ध्वनि विचार चल रहा है। ध्वनि विचार में आपको वर्ण से अच्छी तरीके से परिचित कराया हूं और वर्ण के कितने भेद होते हैं उन्हें भी मैंने आपको बताया। मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूं कि वर्ण के जो द्वितीय भेद है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, क्योंकि पहले भेद स्वर वर्ण के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको परिचित करा दिया है। व्यंजन वर्ण। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और ग्रामर में भी व्याकरण में भी शुद्ध रूप से यह व्यंजन वर्ण के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण मैं आपको बता दूं, व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसे जिसे बोलने एवं लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्यों? क्योंकि व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसे हम लिखने एवं बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें हम स्वतंत्र रूप से ना लिख सकते हैं ना ही पढ़ सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की पहली पहचान यह है कि आप न ही इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं न ही इसे स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। पहली बात, इसे हम परिभाषित करें कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसे लिखने एवं पढ़ने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसे लिखने एवं पढ़ने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात इन्हें स्वतंत्र रूप से न बोली जाती है न ही लिखी जाती है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? यदि आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र रूप से बोली एवं लिखी जाने वाली वर्ण कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? स्वर वर्ण है। कौन सी वर्ण है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण को ही आप स्वतंत्र रूप से लिख एवं पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण को स्वतंत्र रूप से लिख एवं पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन वर्णों को लिखने एवं पढ़ने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात व्यंजन वर्ण किसके ऊपर निर्भर है? स्वर वर्ण के ऊपर निर्भर है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? आपको मैं आगे यह बताना चाहता हूँ कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्याएं 33 होती है। कितनी होती है भाई? 33 होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 33 संख्याएं वो कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि पहला क, ख, ग, घ और अंग। सेकंड है च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट है प, फ, ब, भ, म।
अगला आपका है य, र, ल, व, इसे कहते हैं सलजम श। इसे क्या कहते हैं? सलजम श। इसे हम तालवी श भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तालवी श। तालवी श इन्हें हम क्यों कहते हैं, मैं आपको अभी इसके इस व्यंजन वर्ण के भेदों में एक भेद होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। उनके अंतर्गत ये अक्षर आते हैं, उनके अंतर्गत ये अक्षर आते हैं और इनका जो स्पर्श स्थान है वो है तालु, इसलिए इनको तालवी श कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? तालवी श कहते हैं। य, र, ल, व, तालवी श। और नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य श। नेक्स्ट क्या है? मूर्धन्य श। अब आप ये सोच रहे हैं ये मूर्धन्य श क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बता, याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। मूर्धन्य श का मतलब ये होता है ना, मूर्धा। मूर्धा 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 से इसका क्या है, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य स कहते हैं। इसके आगे एक है स, सीधा रूप से इसे कहते हैं स। मैं आपको बता दूं, इसे स कहते हैं। स के बाद अगला जो होता है उसे हम कहते हैं हाँ। इतने जो अक्षर हैं 33 हो गए हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। और 5 के कितने सीरीज हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 5 जा भाइयों दोस्तों, 5 5 जा 25, यानी कि 5 25। आप तो ये पढ़े ही होंगे कि 5 में 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आता है? 5 5 जा 25। नेक्स्ट 25 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे जो है कितने हैं? 8 वर्ण है। और इन टोटल वर्णों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे भाई? 33। क्या आ जाएंगे? 33। 33 वर्ण। 33 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 33 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि व्यंजन वर्णों के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, यहाँ तक आप पॉइंट क्लियर हो पाए? यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हो पाए? आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और उन भेदों में से एक भेद के विषय में चर्चा कर चुका हूं, वो भी कौन सा वर्ण? स्पर्श व्यंजन। नहीं तो आइए हम लोग देखें कि व्यंजन वर्ण के भेद। अब आप सोचिए कि इसके कितने भेद हो रहे हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें जो पहला आएगा उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो आएगा उसे हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। उसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। और नेक्स्ट जो है उष्म व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। अब आप ये सोच रहे हैं कि चौथा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं चौथा नंबर जो है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त व्यंजन। एकदम धैर्य के साथ आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं एक भी प्रश्न आपसे इधर उधर नहीं होने वाला है। सभी प्रश्न इसके अंतर्गत ही आने वाले हैं और एक भी प्रश्न आपके इधर उधर नहीं जाने हैं, एकदम इधर उधर नहीं जाने हैं। मैं आपको बता दूं जो व्यक्ति इस क्लास को अच्छे से देख लिया, मैं आपको बता दूं व्यंजन वर्ण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न इधर का उधर नहीं जाना है। कोई भी प्रश्न इधर का उधर नहीं जाना है। जिसमें पहला मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण के जो पहला भेद है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श
व्यंजन। अब आप ये सोचो कि स्पर्श व्यंजन ही इसका एक भेद है, जिसे हम पढ़ते ही समझ जाएंगे कि स्पर्श की बात की जा रही है, स्पर्श की बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो जुड़ाव है, जो इसका लगाव है, किससे है? छूने से है, टच करने से है। ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिना स्पर्श किए क्या आप महसूस कर सकते हैं? नहीं महसूस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिसे हम छूकर, स्पर्श करके, टच कर हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि वह कौन सी व्यंजन है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। मैं आपको बता दूं, स्पर्श व्यंजन पहला क वर्ग, क वर्ग, मैं आपको बता दूं क वर्ग, उसके बाद आपका है च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका स्पर्श व्यंजन है तो इनका क्या होना चाहिए? स्पर्श हो रहा है तो किससे स्पर्श हो रहा है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये किससे स्पर्श हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहला जो है क वर्ग है, तो इसका आप लिखेंगे, इसका उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान, चाहे जिनका उच्चारण स्थान क वर्ग का क्या होगा भाई? क वर्ग का मैं आपको बता दूं, कंठ से होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है। कैसे पता भाई? आप खुद उच्चारण कीजिए, बोलिए क। आपके गले से आवाज आ रहा है, जब डायरेक्टली आपके गले से आवाज निकले तो उसे हम कहते हैं कंठ। उसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि क वर्ग के अंतर्गत आते हैं 4 अक्षर। कौन कौन? क, ख, ग, घ। अब यही नहीं आते हैं, इसके अलावा भी आते हैं, लेकिन मैं आपको अभी वर्तमान में इतना ही बताऊंगा। इसके आगे जब एक तालिका बनाऊंगा, उस तालिका में मैं व्यक्त करूंगा कि इनके अलावा और कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्हें हम कंठ से क्या करते हैं? उनका उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? कंठ से उच्चारण करते हैं। तत्काल में आप ये समझें कि क, ख, ग, घ, ये ऐसे 4 अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जिनका उच्चारण स्थान क्या है भाई? जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ है ना। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो आपका है च वर्ग, नेक्स्ट जो है आपका च वर्ग है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई च वर्ग है, तो आप ये सोच रहे च है, तो पहली बात की च छ, आप खुद बोलिए, साथ में बोलिए आप, च छ ज झ, यानी कि इनके भी 4 ऐसे उच्चारण स्थान है जो कि किससे टच हो रहे हैं? तालु से। किससे टच हो रहे हैं? तालु से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम तालव्य के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगला आप समझे एकदम ध्यान से और साथ साथ बोले, च छ ज झ, ये ऐसे अक्षर हैं, ये एक ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान हमेशा तालु से की जाती है। कैसे पता? जब आप च बोलेंगे तो आपकी जिह्वा जो है, आपकी जिह्वा किससे स्पर्श करेगी? किससे स्पर्श हो रही है? तालु से स्पर्श हो रही है भाई, तालु से। तो दोस्तों, हम इसका उच्चारण स्थान
किसे कहेंगे? तालु से। चवर का उच्चारण स्थान तालु। तालु। अब आपका जो नेक्स्ट है क्या है? ट वर्ग है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे ट एकदम तालु के जस्ट पीछे का जो भाग होता है ना, उसे हम मूर्धा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। जब आप ट, ठ, ड, ढ ये जब अक्षरों का आप उच्चारण करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जिह्वा किस स्थान को, मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रही है। मैं आपको बता दूं, ट वर्ग में आते हैं 4 अक्षर ट, ठ, ड, ढ। ये ऐसे 4 अक्षर हैं, ये ऐसे 4 अक्षर हैं जिनका उच्चारण स्थान किससे करते हैं भाई? मूर्धा से करते हैं। जिनका उच्चारण स्थान किससे करते हैं? मूर्धा से करते हैं। मूर्धा से करते हैं भाई। तो इसलिए ट वर्ग किसके अंतर्गत आएंगे? मूर्धा। मूर्धा। अब आप ये सोच रहे होंगे त वर्ग किससे होगा भाई? त वर्ग किससे होगा भाई? त, थ, द, ध, त, थ, द, ध। यानी कि जब आप इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, जब आप इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, उस अवस्था में आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी मुंह की जो जिह्वा है वो आपके मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रही है? किस भाग को स्पर्श कर रही है? त, थ, दंत को। किसको स्पर्श कर रही है? दंत को। इसलिए मैं आपको बता दूं, त वर्ग के स्पर्श स्थान दंत होंगे। दंत। बिना दंत के आप जो है इन अक्षरों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो तोतला बोलेंगे, तोतला। क्या आप समझ पा रहे हैं? तोतलाएंगे। इसलिए त वर्ग जो है किसके अंतर्गत आते हैं? दंत। दंत। अब आप सोचो, दंत। अब आप सोचो, त वर्ग तो हो गया, प वर्ग की बात आई। प वर्ग की जब बात आ रही है तो पहला अक्षर क्या है? प। प का मतलब होता है प, फ, ब, भ। यानी जितने ये अक्षर हैं, इन अक्षरों का उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो आपके मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रहा है? ये प, फ, ब, भ। आप हमारी इशारों को समझिए। प, फ, ब, भ। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि ये जो प वर्ग है आपके मुंह के एक भाग को स्पर्श कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओष्ठ। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? आपके लिप से टच हो रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। ये इनके उच्चारण स्थान रहे, जिनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होते हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट में जरूर लिखें। आपको रिप्लाई मिलेगा। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट करें। आपके मन में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तब भी आप व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अंतस्थ व्यंजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट बचे हुए हैं स्पर्श व्यंजन में, जो मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा। क्योंकि आज ज़्यादा देर तक मैं क्लास नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आज मेरा हेल्थ थोड़ा सही नहीं है। और आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।